हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी इंस्पायर पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सेशन में कंटिन्यू हिस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ हिस्ट्री के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। तो हिस्ट्री क्या सिर्फ हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ते हैं कि सिर्फ हमें पास होना है या मार्क्स लेके आने हैं? तो कुछ व्यवहारिक जीवन की भी बात करते हैं। हिस्ट्री किस प्रकार से आज के युवा की काम की है? तो इसका रिप्लाई अगर हम करें तो हिस्ट्री केवल हमें यही नहीं बताती है कि पास्ट में क्या हुआ था, कि इतिहास में क्या हुआ था। हिस्ट्री हमें यह भी बताती है कि पास्ट में जो हुआ था, अगर आप उससे अभी भी नहीं सुधरे हैं, यदि आप ऐसे ही रहे तो भविष्य भी आपका कैसा होगा, या भविष्य का दर्शन कराती है कि आप भविष्य में ऐसे ही रहने वाले हैं। यही कहलाता है इतिहास। इतिहास जो बीत गया वो नहीं है, इतिहास को समझने वाले लोग ही बनाते हैं इतिहास। तो इसीलिए इतिहास को जानना हमारे आगे आने वाले जीवन को सही बना भी बहुत आवश्यक है। तो ये तो हमने आपसे की कुछ व्यवहारिक बातें कि इतिहास क्यों ज़रूरी है। तो इससे पिछले सेशन में हमने आपसे अभिलेख के बारे में डिस्कस किया था। तो अब उसी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं साहित्यिक स्रोत। तो क्या होता है साहित्यिक स्रोत? यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की चौथी सदी के पहले की नहीं है तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियाँ मेष, चर्म एवं काष्ठ फलकों पर लिखी गई हैं। अब बात करते हैं वेद, उपवेद व उनकी विशेषता। जैसा कि आपसे हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करना शुरू किया, तो आप समझ ही गए होंगे कि साहित्य मतलब वेद, उपवेद। तो अब हम यहाँ बताएंगे कि वेद और वो किस उपवेद से लिया गया है और इसमें किसका वर्णन किया गया है। ये सारा हम अपने लिंक पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से इसका डाउनलोड करके इसके PDF को रीड कर सकते हैं। वेद हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब बात करते हैं कि ये चारों वेद किस उपवेद से लिए गए हैं। जैसे कि ऋग्वेद किससे लिया गया है? आयुर्वेद से, और इसमें वर्णन किया गया है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। जैसे दूसरा है यजुर्वेद किस उपवेद से लिया गया है? धनुर्वेद, तो ये युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद इट्स मीन गंधर्व वेद, ये कला एवं संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद उपवेद है इसका शिल्पवेद, ये भवन निर्माण कला से संबंधित है। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई थी। अब समझते हैं वेदांग क्या होता है। वेद यानी कि वेद का अंग। वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों का सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा क्या होता है? वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। कल्प वैदिक कर्म कांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम। व्याकरण इसमें नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क के निरुक्त की रचना की।
छंद वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टोप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि थे। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला। महाभारत किसकी रचना है? महाभारत, जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महाभारत का पहले नाम क्या था, तो वहाँ आप बता सकते हैं कि महाभारत का पहले नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़ाकर 24,000 हो गई। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं और तदनुसार यह शतसहस्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण किसके द्वारा लिखी गई? वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए और वर्तमान में इसमें 24000 श्लोक हो गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, जिसकी रचना महाभारत के बाद प्रतीत होती है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान, 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान श्रौत सूत्रों में दिए गए हैं। जात कर्म यानी कि जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध या घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। श्रौत सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध और दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के विषय में ही नहीं, बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक शासकों के विषय में भी जानकारी मिलती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों से पशु के रूप में भी गुजरे थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक के सुदृढ़ निकाय का 10वां भाग है। ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। ये कथाएं बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उद्यमशील अवस्था को दर्शाती हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्र का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। अगर आपको जानकारी हो कि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम ये इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसमें कालिदास का पूरा वर्णन किया गया है। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरचित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते थे, इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से विभिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसके अंतर्गत अनेक कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिनमें बहुत से नायकों और वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है।
संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं तोलकाप्पियम, शिल्पकारम एवं मणिमेखले। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लिखित कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र प्रमुख स्रोत है। तो ये था हमारा साहित्यिक स्रोत का विवरण। अगर आप सभी लोगों को यह सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।